आज हमारा जो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का आज मेरे हिसाब से 5वां या 6वां लेक्चर होगा। ठीक है, इसके पहले हमने 2 लेक्चर न्यूमेरिकल्स के दे रखे हैं। ठीक है, वो न्यूमेरिकल्स वाले जो लेक्चर हैं वो पूरे आपके रिफ्लेक्शन फिनोमेना पे थे, मतलब कि मिरर फार्मूला और लीनियर मैग्निफिकेशन पे बेस्ड और प्लेन मिरर से बेस्ड जितने न्यूमेरिकल्स थे हमने पिछले 2 लेक्चर्स में उनको दे रखा है ना। लाइट रिफ्लेक्शन लेक्चर फर्स्ट एंड लेक्चर सेकेंड करके। ठीक है, ऐसी नेमिंग है सीबीएसई क्लास 10th लाइट रिफ्लेक्शन न्यूमेरिकल लेक्चर 1 फिर न्यूमेरिकल लेक्चर 2। तो इस तरह से हमने 2 लेक्चर्स में हमने डिस्कस कर रखा है अपने न्यूमेरिकल से रिलेटेड। मैंने बोला था कि अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा हमारा उसमें हम बात करने वाले किसके बारे में रिफ्रैक्शन फिनोमेना के बारे में। तो आज के इस लेक्चर में हम रिफ्रैक्शन फिनोमेना को स्टार्ट करने वाले हैं और आज से यहाँ आने के मतलब आज से करीबन 3 और लेक्चर आपको मिलेंगे, जिसमें हम आज वाली लेक्चर में पूरा हम रिफ्रैक्शन फिनोमेना कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंस की बातें करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो फाइनली होगा उसके बाद न्यूमेरिकल्स वाला आएगा, फिर ह्यूमन आइज वाला है ना। भी 3-4 वीडियोज और आने वाले हैं आपके लाइट वाले चैप्टर से रिलेटेड। तो चलिए रिफ्रैक्शन फिनोमेना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या है जरा उसको देखते हैं। हेडिंग क्या रहेगी हमारे लिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, देखिए अभी इसके पहले हमने जो डिस्कशन किया था वो पूरा रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। मतलब प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन कराया, फिर हमने कर्व सरफेस से रिफ्लेक्शन कराया। आखिर रिफ्लेक्शन होती क्या थी उसको हम लोगों ने डिफाइन किया, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया है ना, कि जब कोई लाइट किसी सॉलिड सरफेस से स्ट्राइक करके वापस अपने उसी मीडियम में बाउंड कर जाती है, रिबाउंड करती है, तो इस पूरे फिनोमेना को क्या कहते थे, रिफ्लेक्शन। तो ये सारे लेक्चर हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं इन सब के बारे में, और आज रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए एक्चुअली रिफ्रैक्शन है क्या, पहले इसके लिए अगर डिफाइन करेंगे तो लिखेंगे कि इसके लिए लिखेंगे सिंपली लिख सकते हैं द बेंडिंग ऑफ लाइट when it passes from one medium to another medium। ठीक है, या और भी इसे सिंपली लिख सकते हैं, या इसका वन मीडियम टू अनदर मीडियम, या ऐसे सिंपली इसको और भी डिफाइन लोग करते हैं, और करके एक और डेफिनेशन लोग लिखते हैं कि द प्रोसेस, और वाला ना जाने तो सिर्फ यही जाने, मतलब कि अगर हम एक बार डायग्राम यहीं पे डायरेक्ट तुरंत बना लेते हैं इसका। ठीक है, नॉर्मल ड्रॉप करते हैं यहाँ पे। अगर हम मान लेते हैं हमारा क्या है, मीडियम फर्स्ट है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, मीडियम सेकेंड। ठीक, तो होगा क्या, इसको नॉर्मल की तरफ करा दीजिए। तो एक्चुअली इसका एक्चुअल पार्ट ये था, तो इट विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इट विल बी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नाम दे दीजिए O A B C P Q, बस है ना, इसको नाम दे दीजिए M। देखिए हमने क्या बताया, मतलब कुछ बताया तो नहीं भी, फिर बताने वाले हैं कि the bending of light when it passes from one medium to another medium is known as simply what, refraction of light। मतलब कि जब कोई बीम ऑफ लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो अपने पाथ से जब वो डेविएट होती है, यानी कि मतलब कि बेंड हो जाती है। बेंड का मतलब होता है भाई यहाँ पे झुकने से यहाँ रिलेटेड है। ठीक है, तो ये जो बीम ऑफ लाइट एओ है वो थोड़ी सी बेंड हो चुकी है नॉर्मल की तरफ, मीन्स एक्चुअली उसका जो एक्चुअल पाथ था वो था ओसी, लेकिन वो बेंड हो गई किसकी तरफ, ओबी की तरफ, है कि नहीं। तो ये जो हमारी एक्चुअल इंसिडेंट रे थी एओ, यानी कहने का ये मतलब है कि जब कोई रे ऑफ लाइट या बीम ऑफ लाइट अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट होकर के बेंड हो जाती है तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। एक्चुअली इसमें मेन क्या हो रहा होता है ना, कि ये जो रे ऑफ लाइट है या इंसिडेंट लाइट है, ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही होती है। तो यहाँ पे देखिए एक मीडियम मैंने फर्स्ट मीडियम मान लिया और यहाँ पे सेकेंड मीडियम इसको मान लिया, और हमने क्या किया कि देखा है कि रे ऑफ इंसिडेंट को मतलब एक
रे को हमने इंसिडेंट कराया एओ को, वो क्या हुई अपने पास से डिविएट हो गई। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट नाम देते हैं। अच्छा, इसमें भी क्या क्या चीजें थी, जैसे हम एओ को क्या बोलेंगे, सिंपली इंसिडेंट रे बोलेंगे। नेमिंग कर लें फटाफट। एओ क्या है आपके लिए, इंसिडेंट रे, ठीक। ओ भी क्या हो जाएगा आपका, रिफ्रैक्टेड रे। वहां पे रिफ्लेक्टेड रे था, यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे होगा। और समझ में आ रही है। पीक्यू क्या है, वहां रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, यहाँ पे कौन सा सरफेस हो जाएगा, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है बच्चों। और इसके बाद क्या होगा, ये जो ओसी था, एक्चुअली ओसी छोड़िए, ओसी की बात नहीं करते हैं, एसी लेते हैं, एसी है ना, एसी। ये हमारे एक्चुअल पाथ ऑफ लाइट थी, एक्चुअल पाथ ऑफ लाइट थी, ठीक है। बाकी कुछ जो आई है इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो पहले उसमें हुआ करता था रिफ्रैक्शन फिनोमिना में, है ना, इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एक चीज हमारा बच्चा क्या, ये आर, यहाँ पे अब ये आर हम क्या नाम दे देंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो देखिए बहुत चीजें नहीं, इसमें ज्यादा नहीं है, नॉर्मली जो पहले था वही है। और ओ को क्या बोलेंगे, एक चीज और छूट रहा था, ओ को लिख देंगे, ये हमारा क्या है एक्चुअली, ओ यहाँ पे अगर डिफाइन करें तो ये हमारे लिए है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो व्हेन बीम ऑफ लाइट, यानी कि जब कोई बीम ऑफ लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, तो इस दौरान वो अपने एक्चुअल पाथ से थोड़ा सा डिविएट हो जाती है। डिविएट का मतलब अपने पाथ से थोड़ा बेंड हो जाती है एक्चुअल पाथ से। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो हमने एक सरफेस लिया, एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस लिया, जो कि दो मीडियम को सेपरेट कर रहा था, मीडियम फर्स्ट और मीडियम सेकेंड को ये क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। सेपरेटिंग, एक्चुअली ये सेपरेटिंग मीडियम भी इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमने इस पे लिया और हमने इस पे, इस सेपरेटिंग मीडियम पे क्या किया, पीक्यू जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का ये सेपरेटिंग मीडियम का ये, इससे हमने एक रे को क्या किया, इंसिडेंट कराया। तो चूंकि मीडियम डिफरेंट है, तो जैसे ये रे ऑफ लाइट एक मीडियम से ट्रेवल करते करते करते, जैसे वो इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे स्ट्राइक करेगी, मीन्स जहां से उसको दूसरे मीडियम का रीजन मिलने वाला है, जहां से उसको एक्चुअली इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ठीक बाद उसको इस मीडियम सेकेंड का पूरा रीजन मिलेगा। तो जैसे ही उसको मीडियम सेकेंड का रीजन मिलेगा, वो अपने एक्चुअल पाथ से क्या होगी, डेविएट हो जाएगी। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। जिसमें हमने ए को क्या कहा, इंसिडेंट रे बोला, ओ बी को बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, पी क्यू क्या हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, आई क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और नॉर्मली और क्या था, एसी जो क्या था, एक्चुअल पाथ ऑफ लाइट थी, है ना। अगर ये मीडियम न मिलता, मीडियम चेंज न होता, तो लाइट क्या करती है, अपने एक्चुअल पाथ पे ऐसे ही जाती या फिर रिफ्लेक्ट हो जाती। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझ में आया। तो देखिए अभी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हमें बहुत कुछ जानना है, ठीक है। तो हम उन चीज़ों को जानने से पहले हमने अभी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट डिफाइन किया, तो हम चाह रहे हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उसे हम यहाँ पे लिस्ट करेंगे, फिर उन जो हम बातें लिस्ट करेंगे उसको समझेंगे, ठीक है। कुछ उस पर भी टाइम दे देते हैं, उसके बाद हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद का जो है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो इसे मिटाया जाए, इसे मिटाते हैं। चलिए, अगर ओ सेट मिट गया ये, चलो इसे नहीं मिटाना था मुझे एक्चुअली, कोई बात नहीं, उसे साइड में लिख लेंगे। तो फिलहाल जब भी कहीं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगी, तो उससे रिलेटेड कुछ बातें हम जानना चाहेंगे। जैसे क्या क्या बातें हैं उसमें हम जानते हैं। जैसे अगर हम फर्स्ट बात जाने यहाँ पे, है ना, एक्चुअली ये सारी बातें हाँ कई जगह अलग अलग जगह मीन्स कुछ बहुत सारे बुक्स में या बहुत सारे राइटर्स वगैरह लोगों ने क्या किया है कि बहुत सारे बुक्स में इन बातों को बाद में बताया है, बीच में बताया ऐसे करके, तो वो अपना अपना तरीका है। हमने मुझे लगा कि मुझे अभी बता देना चाहिए फर्स्ट रिफ्रैक्शन के ठीक तुरंत बाद, तो मैं उसको बता रहा हूँ। तो देखिए क्या होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यानी कि लिख लेते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस, लिखेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि क्या, ब्रैकेट में एंगल आर, डिपेंड्स, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ लाइट इन बोथ मीडियम, ठीक, इन बोथ मीडियम एंड also depend upon angle of
इंसिडेंस। ठीक है भाई, अच्छी बात है। जरा दूसरी बात हम क्या बताना चाह रहे थे कि देखिए जब भी रिफ्रैक्शन फिनोमिना होगा, ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, आप लोग क्लास 9 में पढ़े हैं, क्लास 9 में छोड़िए, अभी हम यहाँ पे इसको बता लेते हैं। जैसे कि फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, स्पीड, वेवलेंथ, साउंड वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, जब भी पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे जो अपना रिलेशन पढ़ने क्या था, स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। इसे यहाँ याद रखेंगे क्योंकि आगे आने वाले जितने भी डिफरेंट टाइप के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले वो आएंगे आपके एक्सप्रेशन, उनमें इनका बहुत जरूरत है, ठीक है। तो एक ये बात ध्यान रखनी है। अगली बात क्या ध्यान रखनी है कि कलर ऑफ, ठीक है, कलर ऑफ वाइट लाइट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। अभी लिख लेते हैं, सारी चीजें क्लियर करते हैं, पहले फटाफट लिखते हैं, हम बताना चाहते हैं इसके बारे में कुछ। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, नेक्स्ट बात क्या जाननी है कि इन वैक्यूम और कलर ऑफ वाइट लाइट propagate with same speed, जिसको हम बात सी कहेंगे, अभी बताते हैं ये सब चीजें क्या हैं। बट इन डिफरेंट मीडिया डिफरेंट कलर ऑफ वाइट लाइट, ठीक है, डिफरेंट कलर ऑफ वाइट लाइट प्रोपोगेट, ठीक है, वाइट लाइट प्रोपोगेट विथ डिफरेंट स्पीड, ठीक है, विथ डिफरेंट स्पीड। और लास्ट बात यहाँ पे जान लेनी है, कि ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ठीक है, डज नॉट चेंजेस, है ना। उसकी वेवलेंथ और स्पीड बदल जाती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डज नॉट चेंजेस। देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फिनोमेना से रिलेटेड कुछ बात थी, वो हमें समझानी थी, जो हमने यहाँ लिस्ट की है, जिसका हमें आगे चल के बहुत यूज है। इन बातों का काफी विशेष तौर पे ध्यान देना पड़ेगा जब हम आगे के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, आगे के न्यूमेरिकल्स को जब हम सॉल्व करेंगे। पहले हमने क्या बताया कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, भाई रिफ्लेक्शन में क्या था, जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा था तो वहां पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता था। वहां पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की कोई एक्स्ट्रा वैल्यू मिलती नहीं थी, जितना वैल्यू था एंगल ऑफ इंसिडेंस का, उतना हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को बोल देते हैं। लेकिन एंगल ऑफ जब रिफ्रैक्शन होता है वो लाइट का, तो उस केस में ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो अब एग्जैक्टली एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर नहीं होगी। वो अब डिपेंड करेगी कि वो जो व्हाइट लाइट है जो अभी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है, उस व्हाइट लाइट की स्पीड पे डिपेंड करेगी कि पहले मीडियम में उसकी स्पीड क्या थी, अब दूसरे मीडियम में क्या हो गई। यानी कि दोनों मीडियम में जिस मीडियम से रे आ रही है और जिस मीडियम में एंटर कर रही है, दोनों मीडियम में उस रे की या उस व्हाइट लाइट की स्पीड क्या है, उस पर डिपेंड करेगी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू, और साथ ही साथ डिपेंड करेगी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है ना। ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उस पर भी इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की। यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्शन होता था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता था, उस केस में सीधा एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल हम करते थे। लेकिन यहाँ पे
एग्जैक्टली इक्वल नहीं करेंगे, हम कहेंगे कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो दोनों मीडियम में जो रे ऑफ लाइट है उसकी स्पीड पे डिपेंड करती है और साथ ही साथ किस पे डिपेंड करती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। ठीक, उसके बाद हमने एक रिलेशन आपको रिकॉल कराया, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा, क्योंकि ठीक तुरंत बाद हम जब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लिखेंगे तो वहां पे इनका यूज करने वाले हैं। तो ये आप पहले से जानते हैं कि वेव की जो वेलोसिटी होती है वो उसके फ्रीक्वेंसी और लैम्डा से, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ से कैसे रिलेटेड होती है, मल्टीप्लिकेशन है यानी से डायरेक्टली रिलेटेड होती है। ठीक है, और क्या, कलर ऑफ व्हाइट लाइट, ये तो भाई आप लोग बहुत पहले से जानते आए हैं कि जो भी व्हाइट लाइट होती है या सनलाइट को हम ले लें तो उस व्हाइट लाइट अपने साथ या उसमें 7 कलर कंस्टिट्यूट होते हैं, वो उसमें 7 कलर मिक्स होते हैं, है ना। तो 7 कलर का जो पैटर्न है हम आगे उसके नाम भी जान लेंगे, खैर आप लोगों को पता भी होगा विबग्योर वाले पैटर्न से। ठीक है, तो ये जो कलर ऑफ व्हाइट लाइट है यानी कि उस व्हाइट लाइट में जो मौजूद अलग अलग कलर हैं उनकी स्पीड सिर्फ और सिर्फ उस लाइट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। मतलब क्या डिपेंड करती है, इसका क्या मतलब कि अगर व्हाइट लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज हुई, अगर व्हाइट लाइट की फ्रीक्वेंसी बदली, तब कहीं जाकर के उस व्हाइट लाइट में मौजूद जो 7 कंस्टिट्यूएंट कलर हैं उनकी स्पीड में चेंज देखने को मिल जाएगा। अगर कहीं फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है तो व्हाइट लाइट के में जो मौजूद कलर हैं उनकी फ्रीक्वेंसी में, उनकी स्पीड में कोई तरह का बदलाव नहीं आने वाला है। ठीक है, हाँ, लेकिन वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ और स्पीड इनको तो हम खैर फ्रीक्वेंसी स्पीड को हम तो ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन वेवलेंथ जरूर कहेंगे कि बदल जाएगी। भाई फ्रीक्वेंसी व्हाइट लाइट की नहीं बदलेगी या वैसे की वैसी रहेगी, तो ये जो कलर ऑफ व्हाइट लाइट है यानी व्हाइट लाइट में जो मौजूद 7 कलर्स हैं उनकी स्पीड में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन वेवलेंथ जरूर बदल जाता है। बात समझ में आ रही है। चलिए दूसरी चीज क्या है, इन वैक्यूम वाली यही बात है कि देखिए हम जब भी लाइट रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे हमें मीडियम के बारे में अच्छे से जानना पड़ेगा। मीन्स कि हम मीडियम की बात कर रहे हैं या किसी वैक्यूम की बात कर रहे हैं। वैक्यूम का मतलब है कि वहाँ पे किसी भी तरह के पार्टिकल्स का प्रेजेंट ना होना, मीन्स ना तो एयर के पार्टिकल मौजूद है, ना वाटर का पार्टिकल है, ना किसी ऑयल्स वगैरह के। ठीक है, यानी वैक्यूम मीन्स वहाँ कुछ नहीं। ठीक, तो वैक्यूम में जो व्हाइट लाइट की कलर होती हैं, व्हाइट लाइट प्रोपोगेट यानी कि व्हाइट लाइट में जो डिफरेंट कलर होती हैं, 7 कलर्स जो 7 कलर्स होते हैं, उन 7 कलर्स की जो स्पीड होती है वो वैक्यूम में सेम होती है सभी की। यानी कि जो रेड है, जो वायलेट है, इंडिगो है, ग्रीन है, ऑरेंज है, ब्लू है ना, ये जितने भी कलर हैं व्हाइट लाइट में, इन सब की स्पीड वैक्यूम में क्या होती है, सेम होती है। मतलब मान लीजिए कि अगर स्पेस से ट्रेवल करके व्हाइट लाइट आ रही है, स्पेस से ट्रेवल करके कोई सनरेज आ रही है, तो स्पेस तक में यानी कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में पहुंचने से पहले स्पेस में जब वो प्रोपोगेट करते हुए आती हैं तो इस प्रोपोगेशन के दौरान उस व्हाइट लाइट में जो मौजूद 7 कलर्स होते हैं उन सब की स्पीड क्या रहती है, सेम रहती है, बदलती नहीं है। क्योंकि वैक्यूम में वही रीजन देंगे, बिकॉज ऑफ इन वैक्यूम ऑल द 7 कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट प्रोपोगेट्स विद द सेम स्पीड। बात समझ में आ रही है। चलिए दूसरी चीज, लेकिन अगर कहीं आपने वैक्यूम की बात छोड़कर दूसरी मीडियम की बात की, मतलब कि उसी व्हाइट लाइट को जो आप वैक्यूम से ले आ रहे थे या वैक्यूम से आ रही थी, अब क्या आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो ग्लास से एयर में या फिर ग्लास से ऑयल में जा रही है। कहने का मतलब है कि वही व्हाइट लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब व्हाइट लाइट एंटर करती है वैक्यूम को छोड़ करके जब व्हाइट लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उस दौरान उसमें जो मौजूद 7 कलर्स हैं सबकी स्पीड चेंज हो जाती है। ठीक है, वैक्यूम में सभी एग्जैक्टली सेम स्पीड से प्रोपोगेट करते थे, लेकिन जैसे ही मीडियम चेंज हुआ तो उनमें मौजूद ऑल कलर्स की ने अपनी स्पीड भी बदली और सारे कलर डिफरेंट स्पीड से मूव करने लगे। चलिए ये बात हुई। और लास्ट हमने क्या बताया कि ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज। बिल्कुल सही बात कि जब भी कहीं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा, किसी भी सरफेस पे हो रहा होता है, तो वहां पे उस लाइट की यानी कि यूं कहिए कि उस रे की जो कि इंसिडेंट हो रही है, जो रे इंसिडेंट हो रही होती है उसकी फ्रीक्वेंसी में किसी तरह का चेंज नहीं आता है। ऑल्दो उसकी वेवलेंथ और वेलोसिटी बदल जाती है लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता। तो हमको ये 4-5 बातें क्लियर करनी थी रिफ्रैक्शन से रिलेटेड, सो हमने किया। अब हम अगला एक डिस्कशन करने वाले हैं क्या, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की।
तो हम क्या बात करने वाले हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की। देखिए ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, इसीलिए मुझे इसके अभी तक मैंने इसके 5 लेक्चर दे चुका हूँ, है ना, जिनमें से 3 लेक्चर्स हैं थ्योरी वाले, ठीक है, और 2 लेक्चर्स हैं न्यूमेरिकल्स वाले, एंड फाइनली एक्स्ट्रा और था। एक्चुअली चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब हम क्या है हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए क्या है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, वहाँ 2 लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन थे, तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन 2 ही मिलने वाले हैं, लेकिन जो पहला वाला है वो चेंज है। मीन्स खैर एक उनमें से मैच करता है, दूसरा चेंज हो जाता है। इसमें ये होता है कि द रेशियो ऑफ, ठीक है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, the ratio of sin of angle of incidence to the ratio of sin of angle of refraction is constant, इस क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज होती है क्या, दूसरी चीज कि द इंसिडेंट रे, ठीक, द रिफ्रैक्टेड रे एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस all are lying in the same plane, देखिए ये जो 2 लॉ है हमारे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के, जिनमें क्या बताया जा रहा है। देखिए ये पहले दूसरा वाला समझ लीजिए, क्योंकि पहले वाले को हम वापस फिर से रिकॉल अच्छे से कराएंगे, क्योंकि हमें वहाँ पे स्नेल लॉ डिफाइन करना पड़ेगा। तो द इंसिडेंट रे, एक्चुअली रे मैंने भूल गया, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये सारे के सारे एक ही प्लेन में होते हैं, जो हमने अभी ड्रॉ किया नहीं ना यहाँ पे कुछ इस तरीके का, ऐसे नहीं ड्रॉ किया था यहाँ पे, तो कहा था एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, और बोला था एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये सारे एक ही प्लेन में होते हैं, ये ज़्यादा जरूरत नहीं है इसकी, ये सारे एक ही प्लेन में होते हैं। और ये जो पहला लॉ था कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द रेशियो नहीं होगा, आई एम सॉरी, टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। जरा इसको समझते हैं, हमारे लिए जरूरी है जानना। हम दूसरा लॉ मिटा रहे हैं, ठीक है, इसे हम ऐसे रिकॉर्ड भी करा देंगे, इसको जरा समझते हैं। ये क्या कह रहे हैं कि वो जो यानी रेशियो, किसका रेशियो, एंगल जो रे इंसिडेंट हो रही है तो हम उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस डिफाइन कर रहे हैं, और जो रिफ्रैक्ट हो रही है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन डिफाइन कर रहे हैं। तो वो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यानी कि ये थोड़ा डायग्राम थोड़ा क्लियरली और बना लें हम लोग उसी डायग्राम को फिर से, ठीक है, सिंपली ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, चूंकि हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको बोला है, आई को, तो हम यहाँ मान लेते हैं कि लेट एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, आई है, ठीक, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है, ठीक है। दूसरी चीज एंड स्पीड नहीं बात करते, सिंपली ये बात करते हैं, और मान लेते हैं कि हमारा मीडियम 1 और मीडियम 2, तो ये जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसकी अगर हम साइन वैल्यू लेंगे, ठीक है, साइन वैल्यू अभी हम आप जानते होंगे या फिर अभी आप मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में, वहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से बताया जाएंगे कि जो हमारे टोटल 6 टी रेशियोज होते हैं, उनमें से फर्स्ट टी रेशियो कौन सा होता है, साइन, है ना। तो साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ साइन, यानी कि हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस आई लिया, तो इसकी साइन वैल्यू लेंगे तो क्या मिलेगा हमको, साइन आई, क्योंकि रेशियो कह रहा है ना, तो रेशियो किसका रेशियो, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस रेशियो है तो चूंकि अपॉन में रखेंगे, एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन ऑफ एंगल ऑफ
रिफ्रैक्शन। ये एक्चुअली कांस्टेंट आता है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंटली इसको किया गया, ये आता है v1/v2 के बराबर, जो फाइनली क्या बोलते हैं 1 and 2, और ये फाइनली वैल्यू क्या बोलते हैं इसको कांस्टेंट। देखिए ये रिलेशन बड़ा जरूरी है बताना हमको, क्योंकि अब यहीं से सारी कैलकुलेशन स्टार्ट होती है हमारी, ठीक है। साइन आई अपॉन साइन आर, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का जो फर्स्ट लॉ है वो यही है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। क्या है कांस्टेंट? ये v1/v2 को कंबाइन करते हुए 1 and 2 को कंबाइन करते हुए एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, ठीक है। समझ में आ रहा है? एक चीज और यहाँ ध्यान देंगे, ध्यान रहे तो यहाँ पे ये देखेंगे कि ये जो है 1 and 2 को हम क्या बोलते हैं एक्चुअली, इसको ये पढ़ा जाता है रिफ्रैक्टिव, ठीक है। क्या पढ़ा जाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट, इसको ये पढ़ा जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक नया वर्ड है आपके लिए, अभी इसको भी बताया जाएगा कि एक्चुअली ये है क्या। फिलहाल इतना जानिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ये जो 1 and 2 है उसको इसी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हमने डिफाइन किया, आपको समझाया, और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के बाद हमने क्या बताया, उसका एक मैथमेटिकल फॉर्म आपके सामने रखा, जो कि इस तरीके का बन के सामने आया, ठीक है। अगर इस तरीके का सामने बन के आया तो हम थोड़ा और इसके बारे में आगे जानते हैं, ठीक है, थोड़ा और जानते हैं। मिटाते हैं इसको पूरा। अब देखिए यहाँ पे बात शुरू हो चुकी है अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझ में आया, उनके लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को देखा और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात को देखा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और हम डिस्कस करने वाले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, ठीक है। क्योंकि अभी हमने देखा कि हमारे पास जो रिलेशन मिला था वो रिलेशन क्या था एक्चुअली, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू v1/v2, ठीक है, इज इक्वल टू 1 and 2, ठीक है। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे ये जो आपका v1 था, चूंकि उसको और तो मैंने डिफाइन कर दिया था, v1 को हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे, क्या होगा, ये स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट, और v2 क्या था, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड। बात समझ में आ रही है? v1 v2 को भी हमने डिफाइन कर दिया कि क्या है भाई, जो मीडियम फर्स्ट था जिसमें से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होके आ रही थी, उस मीडियम में उस रे की स्पीड थी, और जिस मीडियम में वो एंटर कर रही है यानी कि मीडियम सेकेंड में, उसके लिए जो स्पीड उसकी किससे डिनोट की जा रही है, v2 से। तो ये बात समझ में आई, और ये भी हमने डिफाइन कर दिया। तो अब इसमें देखिए ये नया वर्ड हमारे लिए था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम जरा उसकी बात कर लेते हैं कि एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, ठीक है। तो उसे भी जरा लिख लेते हैं, क्या हम जानने वाले हैं अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। तो देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या। देखिए इसके लिए हम यही लिखेंगे कि इट गिव्स इंडिकेशन ऑफ बेंडिंग एबिलिटी, ठीक है, बेंडिंग एबिलिटी ऑफ दैट मीडियम। बस यही काफ़ी कुछ है इनको बताने के लिए। देखिए किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन होता है, ठीक है। अभी हम नीचे लिखेंगे कुछ पर्टिकुलर मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू भी हम नीचे लिखने वाले हैं, लेकिन पहले आप जान लीजिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम की एक्चुअली वो कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि मीन्स एक फिनोमिना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई एक फिनोमिना नहीं है, जबकि एक वर्ड है। जिस तरीके से फोर्स एक वर्ड है ना, जो हमें डिफाइन करता है किसी ऐसा, जो हमें बताता है कि कोई एक एक्सटर्नल एजेंट है जो किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंज कर रहा है, चेंज करने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। फोर्स को वहाँ पे इस तरीके से बताते थे। तो उसी तरीके से फोर्स उन चीज़ को डिफाइन करता था कि किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है कि नहीं। तो भाई कहीं ना कहीं फोर्स लगा करके चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी पर्टिकुलर मीडियम की उस प्रॉपर्टी को बताता है, किसी प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। क्या प्रॉपर्टी है, किस प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है, क्या है वो, बेंडिंग एबिलिटी ऑफ दैट मीडियम। मतलब किसी एक पर्टिकुलर मीडियम
रे ऑफ लाइट को कितना बेंड कर सकता है या उस मीडियम की कितनी एबिलिटी है कि वो रे ऑफ लाइट को बेंड कर सके, ज़्यादा बेंड कर सकता है या कम बेंड कर सकता है, यानी कि वो जो एबिलिटी है कि लाइट को कितनी हद तक वो बेंड कर सकता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन करेगा। ठीक है, यानी मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख सकते हैं ना, मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मोर एक्चुअली सिर्फ मोर कहना ठीक नहीं होगा, मोर वैल्यू ऑफ, ठीक है, मोर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मोर एबिलिटी ऑफ बेंडिंग, लीजिए मोर एबिलिटी ऑफ बेंडिंग। अब समझ में आ रहा होगा, मीन्स कहने का कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आ गया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जितना ज़्यादा होगी, वो मीडियम उतना ही ज़्यादा लाइट को बेंड करेगा, यानी उतना ही ज़्यादा वो लाइट को उसके एक्चुअल पाथ से क्या करेगा, डेविएट करेगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आ गया। ठीक है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आ गया तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इन जनरल है ना, यहाँ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारा, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इन जनरल हम या तो एन से डिनोट करते हैं, जनरली लोग म्यू से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, एन से भी डिनोट करते हैं इसको और म्यू से भी, लेकिन हम अपनी इस पूरे थ्रू आउट चैप्टर में हम इससे डिनोशन लेंगे, हम बार बार एन से इसको डिनोट करेंगे। ठीक है, बाकी बुक्स वगैरह में म्यू से भी डिनोट करते हैं, नो डाउट्स, आप वहाँ पर भी देख लीजिएगा। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए फॉर कुछ बातें लिख रहे हैं, फॉर वैक्यूम, वैक्यूम भी तो एक तरह का मीडियम ही है, उसके लिए जो एन की वैल्यू होती है वो 1 होती है। एन की वैल्यू का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके लिए क्या डिफाइन है, 1। फॉर एयर, एयर के लिए थोड़ा इससे ज़्यादा होता है, 1.003 लगभग होता है। ठीक है, और अगर हम बात कर लेते हैं, अगर एयर के बाद तुरंत अगर हम आ जाते हैं वाटर की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो वाटर के लिए जो होता है 1.33, और ग्लास के लिए बात करते हैं तो उसके लिए एन की वैल्यू क्या होती है, 1.52। ठीक है, तो और भी बहुत सारे ऐसे नहीं, बहुत सारे मीडियम में आप क्राउन ग्लास ले लीजिए, डायमंड ले लीजिए, ऑयल ले लीजिए, उस ऑयल का भी एक क्वालिटी होती है, केरोसिन ऑयल ले लीजिए, है ना, टर्पेंटीन का ऑयल ले लीजिए। तो खैर अलग अलग मीडियम हमारे पास बहुत हैं, लेकिन हम मेनली इन्हीं मीडियम्स को बार बार कंसीडर करते हैं और इन्हीं से अपने सारे कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं, क्लियर भी करते हैं। तो हमारे पास वैक्यूम मीडियम, एयर मीडियम, वाटर मीडियम, ग्लास मीडियम मिला, इनके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू डिफाइन है, डिफाइन क्या है, एग्जैक्टली फिक्स्ड है, क्या है, फॉर वैक्यूम n इक्वल टू 1 and for air refractive index is 1.003, for water refractive index is 1.33 and for glass refractive index is 1.52। तो ये वैल्यूज याद रहेंगे। बाय द वे अगर नहीं याद रहते हैं तो डोंट वरी, आपको जब भी न्यूमेरिकल्स मिलेंगे तो वहाँ पे न्यूमेरिकल्स में ब्रैकेट में आपको मेंशन किया रहेगा कि आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर टाइप के मीडियम के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इतना कंसिडर करिए। मीन्स कहने का कि पूरे क्वेश्चंस में आपके लिए दिए रहेंगे। तो इतनी बातें समझ में आई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ मीडियम्स कहाँ पे बताया। देखिए ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली क्या फिजिकल मीनिंग दे रहा है वो हमने यहाँ, मतलब क्या मीनिंग दे रहा है वो हमने बताया, लेकिन जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे ना तो वापस इसी रिलेशन से कैलकुलेट करेंगे, है ना। देखिए उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर से डिफाइन करते हैं, इसे मिटा देते हैं, चलिए मिटा दीजिए फटाफट। चलिए अगर मिटा देते हैं तो ये भी मिटा देते हैं। तो ये तो देखो ये तो था उसका वो क्या मीनिंग देता था, लेकिन अगर हमें कैलकुलेशन करना हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ठीक है, कैलकुलेशन अगर करना हुआ किसी न्यूमेरिकल्स में तो हम क्या करेंगे, ऐसे बोलेंगे कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड of light in medium first to the, ठीक है, to the speed of light in medium second। इस तरीके से डिफाइन है, यानी कि अगर हम यहाँ ले लें तो ये हो जाएगा आपका साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू, यही जो मेन है V1/V2 है ना, ये जो है V1/V2 यही मेन था, और इज इक्वल टू एक्चुअली आता है ये आपका 1 and 2, जो आगे चल करके बात याद रखिएगा, आगे चल करके N2/N1 भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना, ठीक है। तो
जब हम इसको डिफाइन करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो हम इन रिलेशन का यूज करेंगे और वहां से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक पर्टिकुलर मीडियम के लिए कैलकुलेट करेंगे। लेकिन जब उसकी मीनिंग समझनी होगी कि कोई कहेगा ठीक है चलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का 1.5 आया, तो हम क्या कहेंगे, और कहेंगे किसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 आया, यानी मान लो इसको हम ए रिफ्रैक्टिव मीडियम बोल रहे हैं, इसको बी मीडियम बोल रहे हैं, ठीक है, है ना, फॉर समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो ये जो मीडियम ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, मीडियम बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, तो क्या मीनिंग देगा ये, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू तो आपके सामने है, मीनिंग क्या देगा जरा वो बताइए यार, एक्चुअली कुछ आंख में है, खैर चलिए वापस आते हैं। मीनिंग क्या देगा इनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, मीनिंग ये देगा कि ये जो मीडियम बी है वो मीडियम ए के कंपैरिजन में रे ऑफ लाइट को ज़्यादा डेविएट करेगा, ज़्यादा बेंड करने की कैपेसिटी रखता है ना। हमने यही पे बताया था कि बेंडिंग एबिलिटी ऑफ दैट मीडियम, तो ये जो बी, चूंकि यहाँ ये 2 इससे ज़्यादा है, ठीक है, तो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ए के कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो ये जो बी वाला मीडियम है वो मीडियम ए के कंपैरिजन में लाइट को ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में क्या करेगा, बेंड करेगा। तो मीनिंग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मीनिंग एग्जैक्टली यही देती है कि वो मीडियम कितनी एबिलिटी रखता है लाइट को बेंड करने की। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गए होंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उनकी वैल्यू कैलकुलेशन करने के लिए समझ में आ गया होगा। अगर इतना समझ में आ गया तो अब हम आगे बढ़ते हैं और 2 और टर्म को जरा जानते हैं। मैंने पहले बताया था कि अगर हम एक बार स्टार्ट कर लेते हैं इसको तो धीरे धीरे चीज़ें लिंक होती रहती हैं और हम अपने थ्योरीज वगैरह को क्या करते रहते हैं, आगे बढ़ाते रहते हैं। क्या टाइम बहुत तेज है। चलिए अब जरा 2-3 और वर्ड जान लेते हैं। जैसे पहले हम जान लेते हैं रिलेटिव, ठीक है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए जानना। इसके लिए हम सिंपली ये लिखेंगे कि व्हेन रे ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम वन मीडियम, ठीक है, गोइंग फ्रॉम वन मीडियम, या एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है, एक्सेप्ट एयर या वैक्यूम, ठीक है, व्हेन वन मीडियम टू अनदर मीडियम then this refractive index is called रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं उसको, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आपको पता था कि क्या था कि दो मीडियम में लाइट के स्पीड का रेशियो था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और आगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे तो वहाँ पे अब हम मीडियम कौन सा है उस पर ज़्यादा हमारा फोकस रहेगा। तो जैसे जब कोई रे ऑफ लाइट किसी एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जाती है, लेकिन एक मीडियम का मतलब यहाँ पे एयर और वैक्यूम को छोड़ के, है ना, मतलब हम ये मान रहे हैं कि एक मीडियम फर्स्ट है, मीडियम सेकेंड में रे ऑफ लाइट एंटर कर रही है, लेकिन वो जो मीडियम फर्स्ट है जहां से वो आ रही है वो हमारा न तो एयर है न ही वैक्यूम, यानी कि जिस मीडियम में से रे ऑफ लाइट एंटर कर रही है दूसरे मीडियम में, वो जो पहला वाला मीडियम है हम उसको न तो एयर कंसिडर कर रहे हैं न वैक्यूम। एयर और वैक्यूम छोड़ के बाकी कोई भी आप मीडियम ले लीजिए, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब रे ऑफ लाइट जाएगी तो बताइए एक मीडियम में उस रे ऑफ लाइट की कुछ स्पीड होगी और दूसरे मीडियम में एंटर करेंगे तो वहाँ पे भी कुछ स्पीड होगी। तो इनकी स्पीड का ही जो अब रेशियो होगा, भाई आप जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करोगे तो इन्हीं दो मीडियम में जो इनकी स्पीड है उसी का रेशियो रख के बताओगे। बात समझ में आ रही है? तो आप जब भी रेशियो लेंगे तो वहां से अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके सामने आएगा उसको आप नाम दोगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फिर से मैं बता रहा हूँ कि इसको बेटर तरीके से एग्जाम्पल समझ लीजिए, सबसे अच्छा है। जैसे मैं मान लें एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दूँ, मान लो दे रहा हूँ एग्जाम्पल, अरे ऑफ लाइट, ठीक है, अरे ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम वाटर टू ग्लास। ये सबसे, चलो मान लो वाटर से ग्लास में जा रही है, तो वाटर एक मीडियम फर्स्ट हुआ, है ना, फर्स्ट मीडियम इसी को बोलेंगे, क्योंकि जहां से देखिए किस मीडियम को फर्स्ट किस मीडियम को सेकेंड, ये कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। सिंपली दिया रहेगा कि
यहाँ से यहाँ जा रही है, इससे क्या क्लियर है कि वाटर से ग्लास में जा रही है, तो वाटर वाला जिस मीडियम से आ रही थी वो फर्स्ट मीडियम होगा और जिसमें एंटर करी है वो सेकेंड मीडियम। तो यहाँ पे ये जो वाटर मीडियम है वो एयर वैक्यूम है नहीं, है ना। मैंने पहले बताया था कि हम एयर और वैक्यूम को छोड़ के कोई भी मीडियम ले लें और उसमें से किसी अदर मीडियम में उसको क्या करें, एंटर कराएं, तो उस केस में जो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप नाम क्या दोगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी यहाँ पे हम वाटर को देखो, अब यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म में W से लिखेंगे और ग्लास को शॉर्ट फॉर्म में G से लिखेंगे, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे ये जो आपका देखो वहां पे एक्चुअली क्या था, 1 and 2 क्या था एक्चुअली, N2/N1 था, है कि नहीं। क्या पढ़ते थे इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, है ना। या ऐसे पढ़ते थे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ऐसा आप पढ़ते थे। जो क्या आता था, रेशियो आता था किसका, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको आप अगर आप स्टेटमेंट वाइज में लिखोगे भी तो ये नहीं लिखोगे भाई कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, ठीक। तो उसी तरीके से यहाँ पे देखिए ना, इसमें क्या था एक्चुअली, मीडियम फर्स्ट से मीडियम सेकेंड में रे ऑफ लाइट एंटर कर रही थी। यहाँ पे क्या होगा, वाटर से, मतलब मीडियम अब क्या है, वाटर से ग्लास में रे ऑफ लाइट एंटर कर रही है, तो वाटर के लिए W, एन क्या डिफाइन करेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ग्लास मतलब G, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू क्या था, N2 बाई यानी कि Ng, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, लाइट तो नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास होल डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। क्या ये बात समझ में आई, हाँ। यानी कि यहाँ पे WNG एक्चुअली है क्या, रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसको पढ़ेंगे क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। क्या ये समझ में आया, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सिंपली यहाँ पे दोनों मीडियम में से कोई एयर नहीं होगा, कोई वैक्यूम नहीं होगा, ठीक है ना। तो एयर और वैक्यूम को छोड़ करके आपके पास जितने भी मीडियम बनते हैं वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट को एंटर कराइए, वहां पे जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको देखने को मिलेगा वो किस कैटेगरी का होगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। इसे मिटा देते हैं और तुरंत अब पढ़ते हैं जिसको एब्सोल्यूट, इसे मिटा रहे हैं, ठीक है, मिटा ही देते हैं, समझ में तो आ ही गया। चलिए अब इसके बाद हम जरा पढ़ लेते हैं क्या, रिलेटिव की जगह अब हम इसको पढ़ेंगे एब्सोल्यूट, ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या है जरा इसे भी देखते हैं। देखिए इसमें सिंपली हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि व्हेन रे ऑफ लाइट enters from air or vacuum to the any medium, then refractive index इस केस में जो होगा, then refractive index is called absolute, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लो सबसे आसान चीज एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे, अब तो क्लियर हो गया, वहां पे दो मीडियम क्या थे नहीं थे तो क्वेश्चन में पता नहीं था, दिया रहेगा तो क्वेश्चन से पता कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक मीडियम तो कंफर्म है, या तो एयर होगा या तो वैक्यूम होगा। बोलेगा वो कि रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू द ग्लास, यानी कि यहाँ पे ये जो पहला मीडियम है एयर, ये हमारा क्या है एक्चुअली एब्सोल्यूट को डिफाइन कर रहा है। यानी जब रे ऑफ लाइट एयर या वैक्यूम से किसी दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उस केस में, खैर एयर या वैक्यूम तो अपने आप में एक मीडियम है, और जब वो किसी दूसरे मीडियम में एंटर करेगी तो वो भी एक अलग मीडियम है। तो दोनों मीडियम का जब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेंगे दोनों मीडियम के हेल्प से, तो वो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा उसको क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी यहाँ पे हम क्या नाम देंगे इसको, एग्जांपल के लिए लिख देते हैं कि रे ऑफ लाइट, तुरंत लिख लो ना, रे ऑफ लाइट enters from
एयर टू ग्लास, एयर टू ग्लास। तो क्या बोलोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर है तो एयर रख दें, ठीक, ग्लास है तो जी रख दें, क्या आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। आपको पता है कि इसके ठीक पहले हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर वैक्यूम लिया था, वो 1 ही, लगभग एयर को भी आप 1 ही माने, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, एक्चुअली आप सिंपली ये दे देंगे, सिंपली ये लिख सकते हैं एनजी, अगर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, है ना, 1 n2, मतलब हम वही सिंपली रख देंगे रिफ्रैक्टिव। यहाँ पे सिंपली ये आप कह सकते हैं कि एनजी क्या है, फॉर्मूला तो खैर यही होगा आपका, लेकिन ये जो एनजी को क्या बोलेंगे आप, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। बात समझ में आ रही है। अगर सिमिलरली यहाँ पे NW होता तो आप क्या बोलते भाई, यहाँ जो एयर से ग्लास में एंटर कर रही है, अगर यही कहीं एयर से वाटर में एंटर करती है तो आप क्या इसके लिए लिखते हैं, एब्सोल्यूट, ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या है, वो भी। अगर ये तीनों समझ में आ गया तो आगे कुछ और रिलेशन है, जरा उसे भी समझ लीजिए फटाफट। बिठा देते हैं इसको, देख लीजिए। बहुत डिफाइन करना है, तुम लोग को काफ़ी कुछ बताना है। खैर एक चीज़ और जाना है यहाँ पे, यानी अब हम कुछ इस तरीके से अगर लिखेंगे कि फॉर्मूले आपके सामने लिखना शुरू कर रहे हैं हम, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या मिला, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू 1n2, जो कि आगे क्या आया, n2/n1। देखिए हम इसको भी प्रूव भी करेंगे, अभी सारा एक जगह फॉर्मुलेट करके हम क्या करेंगे, उसको भी प्रूव भी करने वाले हैं ये। और WNG का मतलब आप क्या समझेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, या अगर यही कहीं GNW आ जाता है तो आप क्या समझेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। बात समझ में आ रही है। या सिंपली अगर कहीं NG आ जाता है, NG, तो आप ये समझेंगे कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, और अगर कहीं NW आ जाता है तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। अभी तक कितने फॉर्मूले हैं, और एक और फॉर्मूला आपके सामने था, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा, जो कि आगे भी काम देने वाला है कि नहीं, अभी हम बात करेंगे इसके सामने। तो क्या इतनी चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है। अगर इतनी चीज़ समझ में आ गई तो जरा एक चीज़ और जानते हैं। पहली बात तो पहले ये रिलेशन चलिए हम ऑब्टेन कर लेते हैं, ठीक है। ये रिलेशन किस तरीके से हमको मिला जरा उसको देख लेते हैं, फिर जब ये रिलेशन मिल गया तो और भी चीज़ें देखेंगे आगे। तो इस रिलेशन को फाइंड करने के लिए देखिए क्या करने वाले हैं हम क्या करने वाले हैं कि लिखेंगे कुछ इस तरीके से कि लेट स्पीड ऑफ लाइट in medium first is v1 and in medium second is v2। समझे, v1 और v2 हो गया, समझ में आ गई बात। यानी स्पीड ऑफ लाइट मीडियम फर्स्ट में क्या है, v1, और सेकेंड मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या है, v2। चलो इसके बाद अब यहाँ करते हैं, क्या करते हैं कि लेट a ray of light enters from medium second to the मीडियम फर्स्ट। मान ले रहे हैं कि मीडियम सेकेंड से मीडियम फर्स्ट में लाइट क्या कर रही है, एंटर कर रही है। मीडियम फर्स्ट सेकेंड से मीडियम फर्स्ट में, मीडियम फर्स्ट से मीडियम सेकेंड, आप जो भी ले लें उसमें कोई वो बड़ा है नहीं। खैर हम चलो मीडियम फर्स्ट से मीडियम सेकेंड ले लेते हैं। तो बताओ इस केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में एंटर कर रही है, या ऐसे चाहिए, इससे नहीं होगा। यहाँ पे बताइए जो अब साइन आई बाई साइन आर होगा, पहले क्या था जब सुबह डिफाइन किए थे तो फर्स्ट मीडियम सेकेंड मीडियम में एंटर कर रही थी ना, तो साइन आई वन साइन आर क्या आ रहा था आपका, यहाँ से आ रहा था v1 अपॉन v2 आया था, ठीक है। तो बताओ वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा है, तो v1 क्यों क्या लिखोगे, f1 इनटू लैम्डा 1 लिखोगे ना, हाँ नहीं, f1 नहीं लिखेंगे, सिर्फ f लिखेंगे, क्योंकि हमको पता है कि लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो चेंज
नहीं होती है जब भी रिफ्रैक्शन होता है। तो पहले ही बताया कि रिफ्रैक्शन फिनोमेना के दौरान लाइट की फ्रिक्वेंसी में किसी भी तरह का चेंज देखने को नहीं मिलेगा। और उस तरीके से V2 इक्वल टू लिखेंगे तो फ्रिक्वेंसी इंटू लैम्डा 2। देखो वेवलेंथ बदल जा रही है ना, तो यहाँ पे V1 इक्वल टू, अब क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आगे बढ़ेंगे कुछ इस तरीके से, क्या लिखेंगे, F इंटू लैम्डा 1 होल डिवाइडेड बाई F इंटू लैम्डा 2। तो ये F1 कट गया यहाँ से, तो वैल्यू क्या है, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। एक्चुअली हम ये हमको लाना है क्या, N2 अपॉन N1। तो एक चीज़ और जानेंगे, चलिए ढेर सारे फॉर्मूले सामने हम लोग के आते रहे हैं, इसको मिला रहे हैं, हटा रहे हैं। एक और चीज़ आपको जाननी है, ये जो वेवलेंथ होता है वो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। इसको देखो, लैम्डा इक्वल टू c/v क्लास 9 तुम लोगों ने पढ़ा था इसको आसानी से, लेकिन इसकी मीनिंग क्या है उसको जरा समझिए। इसकी मीनिंग क्या है, इसकी मीनिंग जरा देखिए क्या है। लैम्डा यानी कि वेवलेंथ, वेवलेंथ इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। मैंने शुरुआत में जब 3-4 पॉइंट में लिखवा रहा था तो यहाँ पे मैंने बताया था कि वैक्यूम में अगर लाइट की स्पीड को कंसीडर करना है तो हम c से डिनोट करेंगे, और वही अगर लाइट की स्पीड किसी पर्टिकुलर मीडियम में डिनोट करना है तो किससे करेंगे, v से करेंगे। तो लैम्डा इक्वल टू c/v आया, यानी वेवलेंथ इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। तो यहाँ से बताओ लैम्डा 1 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, c अपॉन v1 लिख दें। भाई स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर होती है कि नहीं, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तो नहीं ना बदलने वाली है। तो चाहे आप फर्स्ट मीडियम की बात करें चाहे सेकेंड मीडियम की बात करें, वहाँ के केस में एक्चुअली v नहीं आने वाला है, सॉरी v नहीं आने वाला है, यहाँ पे n1 आएगा, गलती हो रही है यहाँ पे, ये n से रिलेटेड रहेगा, वो n से रिलेटेड रहेगा, c अपॉन n1, ठीक, होल डिवाइडेड बाई c अपॉन n2। देखिए इसको और सॉल्व करेंगे, c अपॉन n1 एज इट इज रहेगा, ऊपर चला जाएगा n2 होल डिवाइडेड बाई c से कट गया, यानी कि फाइनली आपके सामने एक्सप्रेशन बन गया। इसको अगर आप लिखोगे तो n2 बाई n1, और n2 बाई n1 को हम लिख क्या सकते हैं 1, n2 बाई n1 को हम लिख सकते हैं 1 n2। देख रहे हैं ना, यानी ये और ये हमको एक्चुअली ये रिलेट करना था, यानी हमको क्या करना था, हमें इनको लेते हुए ये लाना था। तो हमने बीच के स्टेप्स को यूज़ किया और इनको ला दिया। तो फाइनली ये एक्सप्रेशन जो आपके सामने दिख रहा है वो आपके सामने प्रूविंग के फॉर्म में भी है। तो मेरी बात समझ में आ रही है, हमने ये भी एक रिलेशन निकाल लिया और हमारे सामने इतने फॉर्मूले भी हैं, और WNG GNW, ठीक है, न्यूमेरिकल्स करेंगे तो थोड़ा और वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे हम लोग को, लेकिन फिलहाल इतना समझ में आ गया, ठीक है। अगर इतना समझ में आ गया तो हम इसको इरेज करते हैं, हम इरेज कर देते हैं भाई, तुरंत इरेज कर दिया जाए। चलिए ये हो गया। तो एक चीज और जरा जान लीजिए, क्या है वो, जैसे बोल स्टेटमेंट तो खैर बहुत लंबा लोग लिखते हैं, जैसे स्टेटमेंट में लिखूं, क्या लिखूं, होगा तो एक छोटी सी चीज, क्या, रेसिप्रोकल वाला रिलेशन 1n2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2n1 है, तो एक छोटा सा रिलेशन ये 1n2 इज इक्वल टू 2n1, यानी कि पढ़ेंगे क्या इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट is reciprocal of refractive index of medium first with respect to medium second है। तो खैर बहुत लंबा से स्टेटमेंट, अगर आप लिखेंगे इस तरीके से तो आई होप कि आप लिख सकते हैं, इसमें इतना भी टफ नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट is reciprocal of refractive index of medium second first with respect to medium second। नॉर्मली पूरा फ्लो में बोलेंगे ना तो आपके मेमोराइज भी हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। हम जरा इसे भी प्रूफ कर लेते हैं, प्रूफ कर लें। तो इसके लिए हम क्या लेंगे, प्रूफ के लिए क्या लेंगे, देखिए ऐसे पढ़ेंगे हम कि लेट अरे ऑफ लाइट enters from medium first to the medium second। तो बताओ, मान ले रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट केस में हम ये ले रहे हैं क्या कि लेट मीडियम फर्स्ट से मीडियम सेकेंड में जा रही है ना, तो फर्स्ट मीडियम में इसकी स्पीड हम v1 ही लेंगे, ठीक, और सेकेंड मीडियम में स्पीड क्या लेंगे, v2 लेंगे, ठीक है। तो
पहले केस में हमने क्या माना कि वो मीडियम फर्स्ट से मीडियम सेकेंड में जा रही है, तो अगर वो मीडियम फर्स्ट से मीडियम सेकेंड में जा रही है तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो एक्सप्रेशन आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1n2 इज इक्वल टू n2/n1 लिखेंगे, इक्वेशन 1। ठीक, अब क्या करिए, लेट इट एंटर्स, यानी इट का मतलब वही रे ऑफ लाइट, इट एंटर्स फ्रॉम मीडियम सेकेंड टू द मीडियम फर्स्ट। ठीक है, अभी जो रे ऑफ लाइट को क्या कर रहे थे हम, फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में गई तो उसके लिए हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक्सप्रेशन लिखा। अब हम क्या कर रहे हैं, उसी रे ऑफ लाइट को मीडियम सेकेंड से मीडियम फर्स्ट में ले जाएंगे, तो बताइए 2n1 होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ से n1/n2। इक्वेशन 2 हो गया, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, देखिए यहाँ लिख रहे हैं इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2 क्या आ जाएगा आपका 1n2 इज इक्वल टू 2n1/LHS, LHS के साथ मल्टीप्लाई होगा, RHS के साथ मल्टीप्लाई होगा, n2/n1 इंटू n1/n2। तो ये देखिए कैंसिल आउट हो गए, यानी यहाँ से 1n2 इंटू 2n1 क्या आया 1। एक्चुअली प्रूफ क्या करना था हमको, 1n2 को लेना था, तो लोग 1n2 को सेपरेट कर लेते हैं, 1n2 इज इक्वल टू 1/2n1। तो ये रिलेशन समझ में आया। ठीक है, कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम पूछेंगे तो वो रेसिप्रोकल होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू मीडियम सेकंड। अब इसका एडवांटेज क्या होगा, देखिए एडवांटेज बहुत होता है, जैसे बोल देता है ना कि GNW दिया है 4/3, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास दिया है, तो अगर आपको कहीं यूज करना हुआ WNG तो सीधा आप क्या करेंगे 1/4/3 कर देंगे, तो आपको WNG मिल जाएगा क्या 3/4। क्योंकि एडवांटेज ये होता है, यानी कि कोई एक किसी एक मीडियम के रिस्पेक्ट में किसी पर्टिकुलर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया रहता है, तो हम उसका रेसिप्रोकल तुरंत ऑब्टेन कर लेते हैं उसको रिवर्स करके का मतलब रेसिप्रोकल रिलेशन का यूज करके। तो इसका बहुत यूज होने वाला है आगे चल करके। तो ये फॉर्मूले और इसके पहले जो 4-5 फॉर्मूले थे जो हमने एक साथ वहाँ पे एक साथ हमने उनको समराइज किया था वो, तो इतने फॉर्मूले आपके सामने हैं, और मैं आपको बताऊं इनसे ज़्यादा फॉर्मूले अब आपके सिलेबस में मिलने भी नहीं वाले हैं। इन्हीं फॉर्मूले पे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के न्यूमेरिकल करेंगे और इसके बाद जो लेंस वाला आएगा उस पर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो 2 टॉपिक थोड़ा और बचे, फटाफट जरा उसको कर लेते हैं और इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि और भी चीज़ों का एक कंटेंट है ना, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देने वाले हैं। अब हम क्या करते हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट को जरा पढ़ लेते हैं। बेंडिंग ऑफ लाइट अभी हमारा बचा है, फिर TIR बचा है, और भी बहुत सारी चीज़ें बची हैं, तो वो सारे डिस्कशन होंगे अभी। खैर होंगे तो होने दो, क्या करना है। ठीक है, हो रही है तो क्या करना है, होने दो। TIR फिजिकल एंगल देखो क्या है यहाँ पे, बेंडिंग ऑफ लाइट की बात कर लेते हैं। बेंडिंग ऑफ लाइट एक्चुअली खैर ये तो बात हो ही चुकी है कि जब किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे ऑफ लाइट एंटर करेगी तो अपने एक्चुअल पाथ से क्या होगी, डेविएट हो जाएगी, खैर बेंड हो जाएगी। लेकिन नॉर्मल से यार मैंने वो डिलीट किया, रेयर से डेंसर और डेंसर से रेयर अभी कर लेते हैं। मतलब कि रेयर से डेंसर में जब हो जाती है तो नॉर्मल की तरफ वो डेविएट होती है, सॉरी बेंड होती है, और डेंसर से रेयर में जाती है तो नॉर्मल से अवे डेविएट होती है ना, बेंड होती है। ये तो हम लोग को पता है। ठीक है, तो लेकिन उसको प्रूफ कैसे करेंगे जरा उसको देख लेते हैं, छोटा सा चीज़ उसको जान लेते हैं, फिर हम ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे याद रखेंगे। तो देखो यहाँ पे पहले केस में हम क्या ले रहे हैं, पहले केस में हम क्या ले रहे हैं, ये देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, नॉर्मली OABM, बस हमें कुछ करना नहीं है। क्या है, ये हमारा रेयर मीडियम है और ये हमारा डेंसर मीडियम है। ठीक है, रेयर और डेंसर मीडियम। रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में आई तो वो नॉर्मल की तरफ क्या हो, एक्चुअली इसको नॉर्मल की तरफ हमें बेंड कराना है। ठीक है, कुछ इस तरीके का। ठीक है, एक्चुअल पाथ ये था इसका, लेकिन देखो ना
आ रही थी इस तरीके से, लेकिन अपने एक्चुअल पाथ पे न जाके क्या हुई, इधर बेंड हो गई। तो जब भी रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में आएगी तो वो अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट होकर नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। उसको जरा देखते हैं क्या है। अगर इस पे हम स्नेल लॉ अप्लाई करेंगे, इस पे स्नेल लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या हमको मिलेगा, साइन आई अपॉन साइन आर क्या मिलेगा भाई, n2/n1 मिलेगा। बात समझ में आ रही है। और मैंने यहीं पे डिफाइन किया था, जरा देखो, n इक्वल टू कभी 1 लिया था, कभी 1.003 लिया था, कभी 1.33, कभी 1.52। एक्चुअली ये है क्या क्या ये बता रहे हैं, मैंने वहीं पे बताया था ना कि जिसकी रिफ्रैक्टिवनेस की वैल्यू ज़्यादा होगी वो उस लाइट को ज़्यादा से ज़्यादा बेंड करेगा। और आपको पता है कि क्यों एक्चुअली ये रिफ्रैक्टिवनेस ज़्यादा होने से क्यों लाइट को ज़्यादा बेंड कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे लाइट की स्पीड को रोकने के लिए इसके पास ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल मौजूद है, ज़्यादा से ज़्यादा डेंसिटी है, इनकी कंपेरिजन में इनकी डेंसिटी ज़्यादा है, ज़्यादा डेंस है, और ज़्यादा डेंस होने से वे ज़्यादा से ज़्यादा लाइट के पाथ में रुकावट पैदा कर रहे हैं। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वो ऑब्स्टेकल पैदा कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रुकावट पैदा कर रहे हैं, इसलिए लाइट को ज़्यादा से ज़्यादा बेंड भी कर पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे रेयर से डेंसर, देखिए रेयर ऑप्टिकली रेयर मीडियम और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम मैंने नहीं बताया, लेकिन आपको पता होना चाहिए ऑप्टिकली रेयर मीडियम और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या होते हैं। ऑप्टिकली रेयर मीडियम उसको बोलते हैं जिस मीडियम में लाइट और स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, कम होती है दूसरे के कंपैरिजन में। और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम उसको बोलते हैं कि वो मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट दूसरे मीडियम के कंपैरिजन में क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे रेयर और डेंसर में यहाँ पे क्या है, स्पीड ऑफ लाइट कम है डेंसर के कंपैरिजन में। तो बताओ स्पीड ऑफ लाइट कम है यहाँ पे, तो यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका ज़्यादा होगा। अगर आप देखें तो ND ग्रेटर देन NR क्लियरली है। और आप यहाँ पे N2 N1 एक्चुअली क्या कर रहे हैं, ND को ही तो आप N2 कर रहे हैं, ठीक है। और नहीं यहाँ भी ये एक्चुअली वैल्यू, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। और NR को आप क्या कर रहे हैं, N1 कर रहे हैं। यानी डेंसर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो रेयर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा होगा। और बताओ ये जो N2 है वो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और ये न्यूमरेटर में है, और ये जो N1 है वो डेंसर रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो कि डिनोमिनेटर में है। आज न्यूमरेटर यहाँ पे क्या केस देखते नहीं थे आप लोग, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता था तो उस केस में जो फ्रैक्शन की वैल्यू आती थी ग्रेटर देन 1 आती थी कि नहीं आती थी, भाई याद होगा आपको। तो यहाँ पे देखो लॉजिकली मैं बता रहा हूँ, देख लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम। यानी यहाँ पे मिला जुला ये कहना है कि न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से ज़्यादा है। यानी यहाँ पे ये जो आपका साइन आई अपॉन साइन आर है, यानी कि N2/N1 एक्चुअली ग्रेटर देन 1 होगा कि नहीं, क्लियर है। अगर N2 अपॉन N1 ग्रेटर देन 1 तो इसी इनइक्वलिटी का यूज करिए, N2 अपॉन N1 ग्रेटर देन 1 यानी N2 ग्रेटर देन N1, ठीक। साइन वैल्यू ले लीजिए, यहाँ पे साइन वैल्यू ले लीजिए। N2 एक्चुअली है क्या, एक्चुअली यहाँ पे साइन दोनों तरफ ले लीजिए, साइन N2 ग्रेटर देन साइन N1। भाई कुछ किया नहीं, N2 और N1 ही था, दोनों तरफ साइन फंक्शन अप्लाई कर दिया, तो साइन N2 इज ग्रेटर देन साइन N1। और साइन N2 को आप क्या बोलते हैं, स्नेल लॉ से जरा देखो भाई, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, इसको और थोड़ा आगे जा करके तुम निकालोगे तो उसको उधर ले जाओ, N1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू N2 इंटू साइन आर। क्या है खास बात, N2 इंटू साइन आई, या यूँ कह लीजिए कि साइन N2 एक्चुअली आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और साइन N1 क्या हो जाएगा यहाँ पे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस को, यानी इस वैल्यू को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से ज़्यादा हुआ, कंडीशनली देखा हमने। यानी ये वैल्यू, ये एंगल इससे ज़्यादा होना है तो इसको डेविएट होना ही पड़ेगा। अगर कि ये डेविएट ना होके, अगर इधर बेंड ना होके नॉर्मल से जरा सा भी इधर जाता तो इस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज़्यादा हो जाता। तो वहाँ पे नॉर्मल की तरफ बेंडिंग नहीं होती, नॉर्मल से अवे होती। लेकिन रेयर से डेंसर जाने के दौरान नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है रे ऑफ लाइट, तो इसका क्लियरली मतलब है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से क्या है, ज़्यादा है। बात समझ में आई। तो इसलिए ऐसा केस देखने को मिला। यानी कोई कहेगा कि क्यों भाई लाइट, रे ऑफ लाइट रेयर टू डेंसर जाने के दौरान नॉर्मल की तरफ बेंड करती है, आप बोलेंगे बिकॉज इन दिस केस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इतना समझ में आ गया। अच्छा, अगर इतना समझ में आ गया तो इसका ठीक रिवर्स अगर हम करेंगे, यहीं पे जरा समझ लेते हैं, ठीक रिवर्स करते हैं।
हम क्या करते हैं, डेंसर से रेयर रे ऑफ लाइट को ले जाएंगे। देखिए समझाते हैं, आप समझ जाइए, सीधा सा बात है। रेयर से डेंसर समझ में आ गया ना। जब आप डेंसर से रेयर में ले जाएंगे, डेंसर से रेयर ले जाने के दौरान काम वही होना है, ठीक है है ना। एक्चुअली अब क्या होना है, ये मान लो ये नॉर्मल है हमारा, ठीक, ये डेंसर है, ये रेयर है, तो रे ऑफ लाइट यहाँ स्ट्राइक की, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा बना, तो अपने एक्चुअल पाथ से क्या होगी, दूर चली जाएगी। ये एक्चुअल पाथ ये था, तो उससे क्या होगी, दूर। तो ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अब बनेगा, नॉर्मल से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनता है, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये टोटल आर, ये पूरा आर है और ये आई है। तो यहाँ पे देखो एंगल ऑफ आर क्लियरली एंगल ऑफ आई से बड़ा है कि नहीं, यहाँ इसका रिवर्स हो गया। देखिए ना भाई, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अब एंगल ऑफ इंसिडेंस से क्या है, बड़ा है। देखो इतनी मेजरमेंट है यहाँ पे इतना। तो जब डेंसर से रेयर आती है रे ऑफ लाइट, तो वे अपने नॉर्मल पाथ से क्या होती है, डेविएट होके वो नॉर्मल से दूर हो जाती है। यानी कि व्हेन रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इट अवे फ्रॉम नॉर्मल, और ये नॉर्मल से दूर होती है, तो क्लियरली नॉर्मल से दूर होगी, तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहीं से आप रीजन देंगे, क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं एग्जाम्स वगैरह में कि ऐसा क्यों होता है कि डेंसर से रेयर है, रेयर से डेंसर जाते समय नॉर्मल से अवे, नॉर्मल से दूर, तो आप बोलेंगे बिकॉज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, चलो अगर ये हो गया तो इसे भी मिटा देते हैं। अगर इतना समझ में आ गया तो एक ट्रिक थोड़ा सा याद रख लेना, मैं जो हम बता रहे हैं एक्चुअली छोटी सी ट्रिक है, जिससे पता चलेगा। लोग बोलते हैं कि यार कब अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कब टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो उसके लिए एक छोटी सी चीज़ हम कह देंगे, ये देख लीजिए। जो हमने अभी तक हद कर रखा है, ये ड्रॉ शब्द हमने याद किया था, ड्रॉ, ठीक है। इसको क्या बोला था, डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर, रेयर ए से अब क्या आएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। बस ये है, अब आप लोग जो समझ लें, आपको जैसे लर्न करना हो, डेंसर से रेयर नॉर्मल से दूर जाएगी। इसे डेंसर टू रेयर, यानी रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में एंटर कर रही है, तो ए मतलब अवे होगी, दूर हो जाएगी। ए डब्ल्यू मतलब यहाँ पे अवे हो जाएगी, किससे अवे होगी, नॉर्मल से। तो अगर एक याद होगा तो इसका दूसरा तो याद ही हो जाएगा कि रेयर से डेंसर में क्या होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी, यानी डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक, तो इतना समझ में आ गया। अगर इतना समझ में आ गया तो एक चीज़ और फटाफट जान लीजिए, आगे ये जो हमारा लगता है मुझे कि ये लास्ट ही टॉपिक है, आई होप लास्ट ही होगा, क्योंकि यहाँ पे मुझको बस एक चीज़ और बतानी है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बेटा जानना है अब हम लोग को, लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है। लैटरल डिस्प्लेसमेंट जरा देखते हैं। लैटरल डिस्प्लेसमेंट है, इसी को लैटरल शिफ्ट भी नाम दिया जाता है। तो जरा इसको पढ़ते हैं क्या है। देखो सिंपली हम इसके लिए यही बोलेंगे, डायग्राम में भी बनाएंगे, हम बोलेंगे कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस between the actual path of light and emergent ray is called lateral shift। यानी कि एक्चुअल पाथ ऑफ लाइट में बार शो कर रहा था, चाहे डेंसर टू रेयर जा रही थी, रेयर टू डेंसर जा रही थी, तो एक्चुअल पाथ ऑफ लाइट और इमर्जेंट रे के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको लैटरल शिफ्ट नाम देते हैं। डायग्राम से जरा क्लियर होगा, हम डायग्राम बनाते हैं आपके सामने। यहाँ पे देखिए, हम डायग्राम ऐसे इस तरह से बना रहे हैं, कुछ ये है, ठीक, जो भी है। क्या करना है यहाँ पे हमको, चलो बॉक्स वाला बनाना पड़ेगा हमको यहाँ पे एक्चुअली। थोड़ा समझना, ठीक है, ठीक है। नाम दे देते हैं ओ ए बी सी ये डी, ठीक है, डी, और यहाँ पे स्मॉल डी, छोटा सा दिख नहीं रहा होगा, बना लेंगे डायग्राम अच्छे से। डी करना कुछ नहीं, हमें बस इतना समझाना है कि देखिए ये रेयर है, डेंसर है, रेयर है, ठीक है, रेयर, डेंसर,
और रेयर। क्या हो रहा है, एक रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में आ रही है, तो जब हमने बताया था रेयर से डेंसर में आएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, तो नॉर्मल यहाँ ड्रॉप किया गया है, तो रेयर से डेंसर में नॉर्मल की तरफ। अब जाती गई और जैसे वो इस बाउंड्री पे पहुंचेगी अब उसको फिर मीडियम चेंज मिलेगा, अब वो डेंसर से रेयर में जाएगी, तो डेंसर से रेयर में जाने के दौरान एक्चुअल पाथ तो उसका ये होना चाहिए था, और नॉर्मल तो यहाँ हमने ड्रॉप कर ही दिया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, लेकिन जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो एक्चुअल पाथ से डेविएट होकर नॉर्मल से, नॉर्मल इधर है तो नॉर्मल से अवे होने का मतलब क्या है, नॉर्मल अगर इधर है तो नॉर्मल से अवे का मतलब क्या, आप इधर ले जाइए, तो ये इधर हो जाती है। तो ये एक्चुअली इमरजेंट रे है, यहाँ पे जो हमें समझना है उसको बस ई को हम क्या बोलेंगे, इमरजेंट रे, ठीक। और ये जो आपका डी ई कह लीजिए, या आप डी ई ले लीजिए या ए ई कह लीजिए, नॉर्मली ये जो ए ई है वो एक्चुअल पाथ ऑफ लाइट है, एक्चुअल पाथ ऑफ लाइट है, बात समझ में आ रही है। तो और इनके बीच में जो एंगल बनता है ये उसको एंगल ऑफ इमरजेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ इमरजेंस बोलते हैं। तो एक्चुअली मुझे क्या बताना था, लैटरल शिफ्ट बताना था। तो ये जो इमरजेंट रे है बीसी और जो एक्चुअल पाथ ऑफ लाइट है एई, इनके बीच का ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी ये जो दूरी डी है, देख रहे हैं मेरे मार्कर को आप ये समझेंगे, जो हमारा लेफ्ट वाला मेरा मार्कर है वो हमारा क्या है, इमरजेंट रे को शो कर रहा है, और राइट वाला किसको शो कर रहा है, एक्चुअल पाथ ऑफ लाइट को। तो इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसी को हम क्या नाम देंगे, लैटरल शिफ्ट देंगे। आई होप ये जो डिस्टेंस है वो में समझ में आ गया होगा आप लोग को। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिख रहा है इमरजेंट रे और एक्चुअल पाथ ऑफ लाइट के बीच का, यही क्या कहलाता है, यही आपका लैटरल शिफ्ट कहलाता है। इतना समझ में आ गया। अगर लैटरल शिफ्ट समझ में आ गया तो बस अब छोटी सी चीज आपको समझानी है हमको, इसे मिटा दे रहे हैं, वो है आपका TIR और क्रिटिकल एंगल, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और क्रिटिकल एंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे अभी समझाना बहुत जरूरी है, उसको डायग्राम के थ्रू, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। तो अगला हमारा टॉपिक है, क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी TIR। मुझे लगता है आप मुझे डायग्राम बनाना चाहिए, तो देखो डायग्राम बनाया है, ठीक है। कुछ भी मीडियम ले लेना, अपना मीडियम फर्स्ट, मीडियम सेकेंड, ठीक है। ये लो, हमने इस पर क्या किया, नॉर्मल ड्रॉप किया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, तो रेयर से डेंसर जा रही है, ठीक है। तो खैर इसका रिफ्रैक्शन होगा, हम क्या कर रहे हैं, कुछ भी करा लेते हैं, मान लो इधर इंसिडेंस करा दिए इसको, सॉरी रिफ्रैक्ट करा दिए, लो ऐसे जा रही थी, थोड़ा सा एक्चुअली करा देना चाहिए, ऐसे है ना, तो थोड़ा इधर करा दें, चलो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक। ये तो नॉर्मल सी बात है भाई, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसका रिफ्रैक्शन होगा, सो हमने कराया, ठीक। अब हम क्या करा रहे हैं, उसको उसी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को देखो क्या कर रहे हैं, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना था, अब थोड़ा और बढ़ाएंगे, यानी कि इसको अगर हम थोड़ा ऐसे ले जाएं तो एक्चुअली इस केस में ये जो नॉर्मल आप खींचोगे, यहाँ से ये जो रे ऑफ लाइट क्या होगी, ऐसे ही निकल जाएगी। यानी इस केस में हम बात करें तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हम कुछ ऐसा कर दें, देखना यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस अब थोड़ा बढ़ गया है, पहले की तुलना में एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा बढ़ गया। ये लेट्स से फॉर इंस्टेंट टाइम थीटा सी नाम ले लीजिए, मैं भी क्लियर कर रहा हूँ क्या है, ठीक। उसके बाद अब क्या होगा, मान लो एक और नॉर्मल आ गया, आपने यहाँ पे खींच दिया, ठीक है, और अब आपने क्या किया, इससे भी ज़्यादा, थीटा सी इतना था तो इससे भी ज़्यादा एक क्या किया, एक और, ये है हमारा एंगल ऑफ, मान लो ये हमारा सेकेंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हमारा फर्स्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस है। इस केस में कुछ होगा नहीं, वापस इधर चला आएगा, ज़्यादा खुश ना होइए, क्या होगा, वापस चला आएगा। देखो मैंने 3 नॉर्मल, मुझे कुछ समझना है वो समझिए, क्या मुझे समझाना है। हमने 3 पॉइंट पे रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराया, ठीक है। एक पॉइंट ये है, एक ये है और ये क्या है, यानी तीनों पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में हमने नॉर्मल ड्रॉप किया, नॉर्मल ड्रॉप किया, नॉर्मल ड्रॉप किया। नेमिंग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हमें समझाना है, इसलिए इन शॉर्ट हम समझाना चाह रहे हैं। यहाँ पे देखो सिंपल वही हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब कुछ करना नहीं था, मीडियम चेंज हुआ, तो मीडियम चेंज होने से क्या हुआ, इसका रिफ्रैक्शन हुआ, सो नॉर्मली इसका रिफ्रैक्शन हमने देखा।
लेकिन जैसे ही इस यहाँ के एंगल और यहाँ के एंगल को जरा ऑब्जर्व करिए, ये एंगल इससे थोड़ा क्या हुआ है, बढ़ गया। ये इतने पे था ऐसे, तो ये थोड़ा और बढ़ गया कुछ। अगर मान लीजिए इस तरीके से था तो ये थोड़ा ऐसे जा गया है, ठीक है। तो इस बार एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना है, इस बार लाइट इस तरीके से स्ट्राइक कर रही है कि ये जो देखो यहाँ पे ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इस तरीके से एंगल बनाते हुए जा रही है। यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रे है नॉर्मल से 90 डिग्री पे जा रही है। ये जरा खास बात है, क्योंकि तुमने यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया है। और अब क्या है, अब तीसरे केस में उसी रे ऑफ लाइट को थीटा सी से भी बढ़ा दिया, यानी ये जो एंगल जिसपे ये अभी 90 डिग्री पे रिफ्रैक्ट हो रही थी, आपने क्या किया, उसी रे ऑफ लाइट को इस एंगल से ज्यादा एंगल पे इंसिडेंट करा दिया। तो इस बार रिफ्रैक्शन नहीं हुआ और वो रे ऑफ लाइट क्या हुई, उसी मीडियम में वापस चली आई। तो मिला जुला के कंक्लूजन ये हमको बताना है कि जैसे जैसे हम, चूंकि मीडियम चेंज होने से ये तो जरूर कंफर्म पता होता है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वहां पे, लेकिन रिफ्रैक्शन होगा, जाहिर सी बात है। और जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की भी वैल्यू बढ़ेगी। क्लियर है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहे हैं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ रहा है। देखो पहले एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कुछ एक्यूट जैसा था, अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हुआ, नॉर्मल से 90 हो गया, यानी राइट हो गया। एक्यूट एंगल से सीधा राइट एंगल हो गया, ठीक है। तो जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते हैं उसके करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता है। लेकिन एक ऐसा केस आता है जहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ना 90 डिग्री हो जाता है, ठीक। तो उस पर्टिकुलर एंगल पे जिसपे ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया उसको क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, भी हम डिफाइन करेंगे। लेकिन जैसे ही तीसरे केस में हमने क्या किया, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा और बढ़ाया तो देखा कि भाई अब तो रिफ्रैक्शन हो ही नहीं रहा है, अब तो रिफ्लेक्शन होने लगा, मतलब वो रे ऑफ लाइट अपने उसी मीडियम में चली आई। तो यहाँ पे हमको ये मेन एक्चुअली बताना था क्या, क्रिटिकल एंगल। क्या हमको समझाना है, क्रिटिकल एंगल, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, थीटा सी से। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज दैट एंगल, it is that angle of incidence, it is that angle of incidence at which refracted ray subtend, ठीक है, subtend 90 डिग्री एंगल। सिंपल यही छोटी सी बात है। यानी कि कोई पूछेगा भाई क्रिटिकल एंगल क्या है, पहले आपको ये समझ में आया तीनों डायग्राम। मतलब इसमें हमने ये समझाने की कोशिश की कि जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जा रहे हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता जा रहा है। एक ऐसा केस आया, एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस मिला हमको जिसके करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, 90 डिग्री है। यानी रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो रही है। लेकिन जैसे उस पर्टिकुलर एंगल से थोड़ा एंगल और हमने बढ़ाया तो ये जो रे ऑफ लाइट अभी रिफ्लेक्ट हो रही थी उसका रिफ्रैक्शन रुक गया और वो अपने वापस उसी मीडियम में चली आई। ये हमने इसके थ्रू समझाया। तो यहीं पे हमने इस एंगल को ज्यादा हमने इंपॉर्टेंट समझा। क्या था इसका नाम दिया, थीटा से, यानी क्रिटिकल एंगल। यानी क्रिटिकल एंगल वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ही है, लेकिन ये वो पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जिसपे रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करती है। अब अगला क्या है, अब हमें क्या यहाँ समझना है, एक्चुअली TIR समझना था हमको। TIR क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको लिए हम ये बोलेंगे कि इफ वी इंक्रीज एंगल ऑफ इंसिडेंस, if we increase angle of incidence greater than critical angle यानी theta c, if we increase angle of incidence greater than theta c यानी greater than critical angle, then ray of light comes back its own medium। वो अपने उसी मीडियम में क्या होती है, इट्स ओन मीडियम। इट इज नोन एज TIR। बहुत छोटी सी बात ये समझानी थी कि पहले क्रिटिकल एंगल क्या है समझ में आया, तो TIR क्या है वो समझिए। TIR क्या है, जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से जरा सा भी ज्यादा करते हैं, जरा ज्यादा इंक्रीज करते हैं, तो उस केस में वो जो रे इंसिडेंट हो रही थी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे,
वो क्या करती है, अपने वापस उसी मीडियम में आ जाती है। तो इस पूरे फिनोमेना को क्या नाम दिया जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो चलिए आज तक मुझे लगता है मैंने पूरे रिफ्लेक्शन में जितने भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड हम उसको समझा दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे बात करेंगे लेंस और ग्लास से रिलेटेड।